हेलो एवरीवन। आज है 9 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में जो विंटर ओलंपिक खेल हैं ये शुरू हो चुके हैं इटली में। भारत का जो पहला सहकारी आधारित राइडिंग हेली प्लेटफॉर्म है इसका नाम भारत टैक्सी है। और अभी हाल ही में केरला ने पहली बार देश में जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट है ये पेश किया है। मणिपुर की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है नेमचा किपगेन। और डब्ल्यूपीएल यानी कि महिलाओं का जो आईपीएल है इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन रही। जनवरी 2026 में जो वॉलमार्ट इंक है ये 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बनी, पहली रिटेल कंपनी बनी। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों तक शिक्षा पहुंच या इसमें सुधार लाने के लिए प्रतिष्ठित जो ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता रूबल नागी ने जीता है। और 22वें नंबर का उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्यालुम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2030 तक का टारगेट ईयर रखा है भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का। और भारत का जो राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पर नर्मदा नदी पर खंडवा में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट शुरू हो चुका है जिसकी क्षमता 600 मेगावाट की है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश को हरा करके 6वीं बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड को हरा करके 6वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। अंडर 19 का मतलब है कि 19 साल तक के एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस टूर्नामेंट में। तो टीम ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराया है 100 रनों से। और इंडिया ने 4 साल के बाद ये टूर्नामेंट जीता है। लास्ट टाइम जीता था 2022 में। और 2024 में फाइनल में तो गया था लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। और जीत के साथ ही भारत का ये लगातार चौथा आईसीसी टूर्नामेंट भी है। कैसे? क्योंकि इंडिया ने भी रिसेंटली 2 नवंबर को आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती। 2024 के जून में टी20 वर्ल्ड कप पुरुषों का जीता था। भारत ने सबसे ज्यादा 6 बार ये टूर्नामेंट जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार। कब कब? 88, 1988, 2002, 2010 और 2024 में। यहां से क्रिकेट का डिस्कशन है तो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको कंपेयर करके बता देती हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है इसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है इसका नाम बीसीसीआई है। और एक और संस्था आप पढ़ते हैं एसीसी, एशियाई क्रिकेट काउंसिल। तो एशिया में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम एसीसी है। 1983 इसका फॉर्मेशन ईयर है। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। और इंपॉर्टेंट है इसके अध्यक्ष का नाम मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और ये एसीसी के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए भारत ने जब एशिया कप जीता था तो ये ट्रॉफी इनसे रिसीव करने से इनकार कर दिया था। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1909, बीसीसीआई का हो जाएगा 1928। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में, जबकि आईसीसी का हो जाएगा दुबई यूएई में। आईसीसी के अध्यक्ष हैं भारत के जय शाह, ये अमित शाह के बेटे हैं। और सीईओ भी हाल ही में बनाए गए थे, कौन? संजोग गुप्ता। बीसीसीआई के जो हेड हैं अभी हाल ही में मिथुन मिन्हास बने हैं, तो इनका नाम भी आपको रिलेट करके याद रखना है। सवाल नंबर दूसरा है मिलानो कॉर्टिना 2026 जो विंटर ओलंपिक्स है इसके लिए किस भारतीय दिग्गज को मशाल वाहक के लिए यानी कि टॉर्च बेरर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑफिशियली तौर पर भारत के मसाल वाहक चुने गए हैं, मतलब कि भारतीय ही है ऑब्वियसली। और अभिनव बिंद्रा ये भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ओलंपिक खेल 2026 मिलानो कॉर्टिना इटली में शुरू हो चुके हैं। अब ये विंटर ओलंपिक हो या समर ओलंपिक हो ये हर 4 साल में होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली 2024 में आपके हुए हैं समर ओलंपिक, ये फ्रांस के पेरिस में हुए हैं। 2026 चल रहा है तो इटली में आपके आयोजित हो चुके हैं विंटर ओलंपिक्स। सवाल तीसरा है मिलानो कॉर्टिना 2026 में जो विंटर ओलंपिक है इसमें ध्वजवाहक कौन बने हैं भारत की तरफ से? देखिए अभी हमने
टॉर्च बेरर देख लिया। अब इसमें यदि हम फ्लैग बेरर की बात करें तो ये आरिफ खान रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आरिफ खान जो है ये एक अल्पाइन स्कीयर है। और मैं आपको यहाँ से ओलंपिक के बारे में जो एक फ्लैग से सवाल आपका पूछा गया था रिसेंट के एग्जाम में मतलब आपका बिहार दरोगा वाला जो पेपर था ना, इसमें पूछा गया था। तो चलिए मैं ओलंपिक के कलर्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर ओलंपिक में जो ब्लू कलर होता है ये आपके यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बगल में जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करेगा अफ्रीका को। रेड कलर जो है ये अमेरिका वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर जो है इसका ये एशिया वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर यदि हम ग्रीन कलर की तरफ ध्यान दें तो ये ओशिनिएशिया वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉज स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और क्रिस्टी कॉन्वेंट्री वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। मनु भाकर ये आपकी शूटिंग से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो भाला फेंक से, पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ से स्पोर्ट्स के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि महिलाओं का आईपीएल जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके। प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने 72वें नंबर का महिलाओं का सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट हरियाणा ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमन सिंगल का एलेना रायबाकिना ने। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर पीवी सिंधु बनी। साइना नेहवाल ने संन्यास का ऐलान किया। भूटान के जो सोनम येशे हैं पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेकर के इन्होंने इतिहास रचा। स्मृति मंधाना महिलाओं की T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में चिराग शेट्टी सात्विक साईराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2025 का सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप जीता है ईस्ट बंगाल FC ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती। बेलारूस की खिलाड़ी अरियाना साबालेंका ने लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता बेल्जियम ने। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी भारत के नाम रहा है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद अब हेरिटेज सेफ्टी सिटी के रूप में दर्जा दिया है? ये तो मैं आपको करंट अफेयर में हमेशा से ही बताती आ रही थी कि जो केरला का कोझिकोड है इसे यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन अब इसे हेरिटेज सेफ्टी सिटी का भी दर्जा दे दिया गया है, यानी कि रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में अभी हाल ही में शामिल किया गया है इसे यूनेस्को के द्वारा। कोझिकोड को 2023 में ऑफिशियली तौर पर यह खिताब मिला था, जो अपनी 500 से अधिक लाइब्रेरी और समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि साहित्य का शहर इसे 2023 में खिताब मिला था और अब इसे ही सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा मिल चुका है। अब यहां से आप ये देखिए ग्वालियर ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ग्वालियर इसे यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 16 नवंबर 1945। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। खालिद एल एनानी महानिदेशक हैं। यूनेस्को ने उड़ीसा के जो रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थल है इसे भारत के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की अस्थायी सूची, आप इसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल मान सकते हैं। पेरिस में जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र था, दिल्ली में लाल किला में इसकी मेजबानी की गई थी दिसंबर के महीने में, और इसी दौरान दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब यहां से यदि आप रिलेट करेंगे तो क्राफ्ट सिटी का दर्जा ये दिया गया है श्रीनगर को। जयपुर को आप पिंक सिटी कहते हैं और भारत का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है? दिए गए ऑप्शन में राजस्थान का अलवर जिला आ जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान का अलवर जिला ये केंद्र सरकार की जो लक्ष्य है 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना, इसके तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना। अब देखिए पहले जिले की बात की जा रही है ना, तो अरुणाचल प्रदेश का कई पिन्योर जिला आप रिलेट करेंगे, जो कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। केरला का जो कोल्लम है ये 24/7 डिजिटल अदालत या ऑनलाइन अदालत शुरू करने वाला पहला जिला हो जाएगा। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में शहरों का फैक्ट मैंने मेंशन किया जो हाल फिलहाल में हमने पढ़ा। सिर्फ इंपॉर्टेंट पर मैं यदि टिक करूं तो 24 आवर नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला पहला शहर पूरी ओडिशा बना। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी से की गई। टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की। पहला या दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में सर्ववेद नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, लेकिन सबसे बड़ी सरकारी ऑफिस बिल्डिंग ये दिल्ली में है, कर्तव्य भवन नाम है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया। ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी में अमरावती। नाइट सफारी लखनऊ में। वेटलैंड सिटी उदयपुर इंदौर। बेगर फ्री सिटी इंदौर। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। सोलर सिटी सांची। ई विस्टिको पार्क दिल्ली में। डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना करके गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर इसका मीराबाई चानू हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो महिलाओं की 48 किलोग्राम की कैटेगरी में खिताब जीतते हुए इन्होंने 3 नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। कई बार की जो वर्ल्ड चैंपियन पदक विजेता है मीराबाई चानू, इन्होंने 205 किलोग्राम में, स्नैच में 89 किलोग्राम में, क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम का वजन उठाया, जिससे वो स्नैच और क्लीन और जर्क में कुल प्रयास में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है स्नैच और क्लीन एवं जर्क, ये होता क्या है मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। यहाँ पर जो बारबेल है, मतलब ये आप वजन जो देख पा रहे हैं मीराबाई चानू के हाथ में, तो स्नैच में क्या होता है, बारबेल को जमीन से एक बार में सीधे सिर के ऊपर उठाया जाता है। ये देखिए एक बार में सीधे ये सिर के ऊपर उठाएंगे। जबकि दूसरा जो टर्म लिखा हुआ है क्लीन एंड जर्क, क्लीन जर्क में क्या होता है कि पहली बार में क्या लाया जाता है, कंधों तक। ऐसे आप लोगों ने इमेज में खूब देखा होगा, कहीं ना कहीं तो क्लीन एंड जर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि एक बार में ये ऊपर ले गए, ये तो आपका स्नैच का पार्ट हो गया। एक बार में ना कंधे पर लाते हैं, कंधे पर लाने के बाद और वापस सिर के ऊपर, यानी कि 2 पार्ट में इसे उठाया जाता है, तो ये क्लीन और जर्क हो गया। एक कैटेगरी होती है, दूसरा स्नैच की जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 ये किस शहर में आयोजित की गई? इसका आयोजन रिसेंटली किया गया था, कहां पर? दुबई में, यूएई के शहर दुबई में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी थीम रही है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसमें 445 से अधिक सत्रों में 450 से ज्यादा वैश्विक नेता शामिल हुए हैं। इसका जो मुख्य फोकस था इनोवेशन यानी कि नवाचार, सततता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन और सार्वजनिक नीति के भविष्य पर चर्चा करना रहा है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इसी दुबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद ने, मैं स्पष्ट लिख देती हूं यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद, इसने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। न्यूयॉर्क में आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा। पेरिस में आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो जाएगा। इवेंट एंड समिट का डिस्कशन करें तो 2025 में जो इवेंट रहे हैं, ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम में, बर्क समिट दिल्ली में, सागौन सम्मेलन कोच्चि में, SCO समिट चाइना ने, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने, G20 अमेरिका ने, दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम में, इस साल G7 होस्ट करेगा कनाडा। ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने होस्ट किया। लास्ट ईयर वेव समिट मुंबई ने होस्ट करी। COP 30 ब्राजील ने, बिम्स्टेक थाईलैंड ने, ब्रिक्स समिट ब्राजील ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक लास्ट ईयर दावोस ने होस्ट करी। इस साल की 56वीं बैठक भी दावोस ने होस्ट करी है। सागर माथा संवाद लास्ट ईयर काठमांडू नेपाल में हुआ। रायसीना डायलॉग दिल्ली ने होस्ट किया और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी लास्ट ईयर मस्कट ओमान ने की थी। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? तो आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है यह अपरिवर्तित रखते हुए 5.25% ये करने का ही इसमें फैसला किया गया है। अब देखिए
रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट संजय मल्होत्रा के द्वारा ये घोषणा की गई कि रेपो रेट अपरिवर्तित है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 5.25% ये बरकरार है। रेपो रेट होता क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें कि कुल मेंबर होते हैं 6, जिसमें कि 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब मैं इजी लैंग्वेज में आपको ये समझा देती हूँ कि रेपो रेट होता क्या है। कई बार हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए, आम जनता जैसे रोजमर्रा के कामकाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है, तो ये बैंकों का रुख करती है। जैसे कि यहाँ कुछ बैंकों के एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और आईसीआईसीआई बैंक हो गया। अब इन बैंकों को भी जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तब ये रुख करते हैं बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक की तरफ। तो रिजर्व बैंक जिस दर पर इन्हें लोन देती है ये कहलाता है रेपो रेट। और रोजमर्रा के कामकाज के बाद भी, दैनिक जरूरतों के लिए या फिर बैंकों की यूज के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा जब इनके पास रह जाता है ना, तो ये आरबीआई के पास सेफ रख देती है। तो आरबीआई जिस दर पर इन पैसों को सेफ रखती है इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। दोनों चीजों को आप अलग अलग कंपेयर करें। अब यहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप ये भी याद रखिए, एक तो गवर्नर होते हैं जो कि संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के गवर्नर हैं। पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, लेकिन इसके अलावा 4 अन्य गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर में सुरेश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म ये कंपलसरी किया था आरबीआई ने। सवाल 9वां है। देखिए यहाँ थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन 3 2 बार मैंने पढ़ दिया है, जबकि क्वेश्चन 3 के बाद 4 होना चाहिए, है ना। तो सीक्वेंस से 8 9 10 ऐसा चलेगा। तो केरला के बाद भारत में बर्ड एटलस जारी करने वाला जो दूसरा राज्य बना है ये बन गया है गोवा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो गोवा ने 7 फरवरी 2026 को गोवा बर्ड एटलस जारी किया और ऐसा करने वाला केरल के बाद दूसरा भारतीय राज्य बना। बर्ड एटलस ये वैज्ञानिक ग्रिड आधारित सर्वे का उपयोग करते हुए पक्षी प्रजातियों के वितरण यानी कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कहां-कहां फैले हुए हैं और इनकी संख्या का मैपिंग करती है। इसका शुभारंभ वालपाई में आयोजित गोवा के 9वें बर्ड फेस्टिवल के दौरान किया गया, जिसकी थीम रही है शानदार माँ देवी। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो जाएंगे राज्यपाल अशोक गजपति राजू। ये 57वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश का 25वां राज्य बना। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला ये पहला राज्य बना है। देश का पहला नहीं दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य। पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा हिमाचल प्रदेश है। 10वां आयुर्वेद दिवस का आयोजन यही किया गया और भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र यहाँ खोला गया। सवाल 10वां है। भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह प्राधिकरण ने उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली की तैनाती की है? आंसर इसका वीओसी पोर्ट हो जाएगा। वीओसी पोर्ट प्राधिकरण अथॉरिटी आप कह सकते हैं। कहां पर है ये? तमिलनाडु में है, जिसमें कि उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करी है। ये जो प्रणाली है ये जटिल बंदरगाह वातावरण के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ और राडार आधारित तकनीकों को इंटीग्रेट करती है। 360 डिग्री कवरेज प्रदान करती है। इसकी परिचालन क्षमता 5 किलोमीटर तक की है। और ये जो अनाधिकृत ड्रोन होते हैं ना, जो अनऑथोराइज्ड ड्रोन आप इसे कह सकते हैं, इसका रियल टाइम में पता लगाती है, ट्रैक करती है और इसे निष्क्रिय करने में भी सक्षम है, यानी कि इसे डिसेबल करने में भी सक्षम है। वीओसी पोर्ट तमिलनाडु में है। पारादीप ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। दीनदयाल पोर्ट, मतलब पहले इसका नाम कांडला पोर्ट था, गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका मुंबई में हो जाएगा। मैंने मेंशन भी किया है, ये देखिए कांडला पोर्ट की लोकेशन गुजरात में आप देख पा रहे हैं। मुंबई में आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। मारमुगांव पोर्ट आपका गोवा में। बेंगलुरु कर्नाटक में। कोच्चि केरला में। तूतीकोरिन ये आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। एन्नोर ये इधर चेन्नई के पास आप देख पा रहे हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। पारादीप ओडिशा में। कोलकाता में हल्दिया पोर्ट आप रिलेट करेंगे। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में खुला है? आंसर था महाराष्ट्र। आज का सवाल है 13वें नंबर का। भारत किर्गिस्तान संयुक्त अभ्यास कंजर 13 किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।